ये 221 पद क्यों बढ़ेंगे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये इसकी योग्यता आप सबने सबको पता है, योग्यता क्या है, अब योग्यता पे मैं नहीं जाऊंगा, सबको योग्यता इसकी पता है, ठीक है। फॉर्म भरते समय ये परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश की ये नियमावली है या ये शासन का आदेश है, कहाँ कितनी सीटें हैं, कहाँ कितनी सीटें नहीं है। निश्चिंत रहिए सौर्य जी, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये परिवार कल्याण निदेशालय की सारी सीट्स हैं, सारी की सारी। स्थायी पद कौन सा, अस्थायी पद कौन सा, कुल स्वीकृत पद कितने हैं, कुल भरे गए पद कितने, कुल रिक्त पद कितने हैं, और 7वें वेतन आयोग के अनुसार ये क्या होगा, जिस श्रेणी में रखा गया उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा जूम कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 18वें नंबर पे आएंगे, यहाँ पे आप जब 18वें नंबर पे आएंगे तो आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी दिख जाएगा। इससे ऊपर आप 16वें नंबर पे आएंगे, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी। जब प्रमोट होता है ये तो इसी पे आता है, ठीक है, जो कि आपका ये इसका ग्रेड पे ए है, क्योंकि ये जो फाइल मेरे पास है 2023 की फाइल है, ये फाइल 2023 की है, ठीक है। इसलिए कोई ये नहीं कहेगा सर घर पे फाइल नहीं, फाइल 2023 की, विभाग की फाइल 2023 की है, तो प्लीज समझिएगा इस बात को, ठीक है। यहाँ पे ख लिखा हुआ है और ये ख में आ चुका है, ये ग में नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो 18 नंबर पे आ जाएंगे, 16 नंबर पर 18 नंबर पे आएंगे, ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है, इसके 705 पद इस समय है। रिक्त पद कितने, 480 पद रिक्त है। आयोग ने निकाला कितना, 221। कुछ विभागीय पद हो सकते हैं, बट जब से वैकेंसी आई है और प्री का रिजल्ट आते आते जनवरी से इसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसकी सीट्स बढ़ेंगी, जो मेरा अनुमान है इसकी सीट्स बढ़ेंगी, होते होते करीब अबाउट 300 तक जा सकता है, कम से कम ये, क्योंकि विभाग कुछ लोग इसमें जुलाई तक रिटायर भी होते हैं, और कुछ प्रमोशन वाले सीट्स वो भी कम होंगी, वो कुछ भरी जाएंगी, कुछ कम होगी। तो जो 480 सीट खाली 2023 तक, ये 2023 तक का डेटा है, 2023 तक 480 सीट खाली थी, ठीक है। आयोग के पास अधियाचन कितने का है, 221 का है, तो इसकी सीट्स बढ़ेंगी, ठीक है। मेरा जो अनुमान है, हो सकता है मैं गलत हूं, इसकी सीट्स बढ़नी चाहिए, बढ़ेंगी। प्रमोशन वाली हो सकता है कि अधिकतम 100 सीट होंगी या 200 सीट होंगी, ठीक है, बट इसकी सीट बढ़ेगी, मैं मान के चलो इसकी 300 सीट कम से कम हो जाएगी। तो ये, और यही जब प्रमोट होता है तो आपका जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी बनता है, 8 लेवल का, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वापिस आते हैं, ठीक है, वापस चलिए। इसलिए मैं कहता हूँ जो मैं बताऊंगा वही है सारी चीजें, ठीक है। आइए वापस आते हैं, आपको सभी सारी चीजें पता है, यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बस यहाँ से याद रखिए स्क्रीनिंग परीक्षा का 75% मार्क्स और 25% लिखा, प्रतिशत मतलब परसेंटेज। साक्षात्कार में नहीं, नेहा जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं यूपीजी के है इसमें, बट कैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। नेहा जी यूपीजी के है इसमें, मैं बताऊंगा, ठीक है। यूपीजी के सब है, बट बताऊंगा धीमे धीमे, बट वो जो 50 चला वो सब नहीं है, ठीक है। आइए प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल के बारे में बात नहीं करूँ, वर्क प्रोफाइल में बहुत बता चुका हूं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसका ही सिलेबस, ये परीक्षा योजना जो आयोग ने आज दी है, ठीक है। आयोग ने जो ये क्या है, आप जानते हैं एक ही पेपर होगा आपका, वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का। किस टाइप का होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन सामाजिक विज्ञान विषय ज्ञान इस पेपर का नाम है, ठीक है। इस पेपर का नाम क्या है, सामान्य अध्ययन सामाजिक विषय ज्ञान, याद रखिएगा, ठीक है। 150 क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके सामान्य अध्ययन के, जो जीएस में आप पढ़ते हैं, सारे पीसेस सिलेबस याद करिए। 50 क्वेश्चन तो फिक्स था आपका, मैं बोलता था 50 क्वेश्चन फिक्स है आपका आएगा, 50 क्वेश्चन फिक्स है जीएस का, आ गया है, ठीक है। 50 क्वेश्चन फिक्स है जीएस का आएगा, ठीक है। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारी चीजें मैं दिखाऊंगा आपको, 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वीडियो को पीछे देखिएगा, समझ में आ जाएगा। प्रिया राय जी, सारा का सारा आयोग के सारे पेपर ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होते हैं, तो ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। चलिए अब आते प्रश्नों की संख्या पे, 50 नंबर यहाँ पे सामाजिक विषय जो है, इसमें आपके 8 पेपर दिए गए हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 100 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर ये लगभग हर एक एरिया से लगभग कह सकते हैं कि आपके 15-16 क्वेश्चन हर एक एरिया से आएंगे, ठीक है। 15 क्या 10 ही कह सकते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन हर एक एरिया से आएंगे, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री से केवल पॉलिटिक्स दे देगा। अब भाई इसके सब्जेक्ट में समझाता हूँ। और 50 मार्क्स का क्या है आपका, स्क्रीनिंग है, डरने की बात नहीं है भाई। बुक ढूंढिए अफरोज जी, ठीक है, वो मैं चूंकि पढ़ा रहा हूँ, बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, ओपनली यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं जो 50 मार्क्स का सिलेबस है, इसको देखिएगा, ठीक है। ये आप सभी को पढ़ना है, आप सभी पैट का एग्जाम, सभी पीसेस का एग्जाम, इसकी पूरा सिलेबस सेम है। भारत के इतिहास से, भारतीय स्वतंत्रता से, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, वो जो 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, जो अंड बंडल लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, बड़े बड़े क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट 4, बिल्कुल सिंपल पेपर आएगा। ये पीसेस का वो पेपर जो समझ रहे, वो पेपर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सिंपल बाबू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आप आएंगे ज्योग्राफी, आपको याद होगा स्टार्टिंग में ज्योग्राफी हिस्ट्री भी करा रहा था, पर चूंकि समय नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया था, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, डरने का सकता है, आपने कॉल कर लीजिए, ठीक है। भूगोल में पूरा सिलेबस है,
ये राजनीतिक व्यवस्था है, ये जब मैं पढ़ा रहा था आपको ध्यान दूंगा, डेली में 10 क्वेश्चन इसके डालता हूँ, 10 से 5 क्वेश्चन में इसके डालता हूँ, ठीक है। धीमे धीमे एक ही बार में सब नहीं, भाई 25 मेरी सीमा है, 25 से 30 क्वेश्चन में क्या क्या मैं डालूंगा, ठीक है। और आपको पता होगा ये राजनीतिक व्यवस्था 10 क्वेश्चन डेली में डाल रहा हूँ। और आपको याद होगा इसी विज्ञान में आपका आ जाएगा, सॉरी ज्योग्राफी में ही आपका जो पर्यावरण वाला पार्ट है, पर्यावरण सतत विकास, आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप मॉक टेस्ट में आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ देख लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है आपको। समाज व्यवस्था, यहाँ पे जब समाज की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप सारी चीजें इसमें आ जाइए, विभिन्न वर्गों के लिए नीतियां, कल्याणकारी उपाय, आपको यार डीपीएसपी याद करिए, स्वास्थ्य के आयाम, बीमारी, स्वच्छता के पहलू, राज्य स्वास्थ्य देखभाल, मानव पारिस्थितिकी, मानव विकास, सतत विकास, पर्यावरण आंदोलन एवं चिंताएं, आप याद करिए। एप्लीकेशन पे मैंने आपको एसडीजी रटवाया था करीब 1 हफ्ते पहले, नहीं 1 महीना पहले मैंने आपको एसडीजी कहा था, किस तरह रटिए, याद करिए अगर आप, ठीक है। बिल्कुल तैयारी हो सकती है नेहा जी, बिल्कुल तैयारी हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल तैयारी हो सकती है। यूपीजी के नहीं है नेहा जी, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट, बहुत ही माइन्यूट है, बहुत माइन्यूट, ठीक है। विज्ञान मैंने खत्म किया, विज्ञान पूरा देख लीजिएगा, पूरा पूरा आएगा, ठीक है। कृषि जब मैं पढ़ा रहा था एप्लीकेशन पे, तो आप लोग मजा लेते सर क्यों एप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं, आपको पता है एग्रीकल्चर में कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, हाँ पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे पूरा का पूरा यहाँ से बनेगा, ठीक है। इसलिए मैं एग्रीकल्चर पढ़ा था, इसको याद करिए, ठीक है। एग्रीकल्चर लगभग खत्म हो रहा है, याद है ना, चलिए ओके। सामान्य विज्ञान में आपको याद होगा, बायोलॉजी पूरा मैं खत्म कर चुका हूँ, कुछ भी टॉपिक। अब आपको इसमें से अणु, परमाणु, अणु याद करिए, जो लोग भी हैं लाइव, ठीक है, इनके फॉर्मूलाज में आपको याद करवा रहा हूँ, ठीक है। कृत्रिम मधुरक क्या होता है, समस्थानिक, संभारिक, इसमें मैं न्यूमेरिकल करना चाहता हूं, पीडीएफ में दिखा सकता हूं। इसमें मैं न्यूमेरिकल कोई नहीं करवाता है, पर यूट्यूब पे मैं अपने एप्लीकेशन में न्यूमेरिकल मैं करवाता हूं, याद करिए, बिल्कुल। परमाणु के सिद्धांत, समस्थानिक, संभारिक, आप लोग सो क्यों गए, याद आ रहा है ये सर न्यूमेरिकल, मैंने क्या कहा न्यूमेरिकल भी कर लीजिए, क्या पता ये भी आ सकता है, याद करिए सारे पार्टिकल से। तब तो अणु परमाणु से आपको रट्टा मैंने मरवाया है, ठीक है। वापस आ जाइए, मैथ्स के बहुत ही बेसिक्स जो आरओ यारो में करवाया गया है, मैंने कहा 3 से 4 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 2 ही क्वेश्चन मान चलिए, आरओ यारो के सारे पेपर्स आप सॉल्व करेंगे, प्रारंभिक के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अरे साबुन पढ़ाएंगे ना अभी तो रट्टा मरवा रहे हैं आपसे ना, साबुन तो आएगा अभी 5-6 क्लासेस में, क्या क्या हो जाएगा, अभी तो खत्म हो रहा है ना अभी, वो याद करिए। सामुदायिक शिक्षा में आते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा का व्यवहार, इसके क्वेश्चन आप कर रहे हैं, बीसीजी हर बार बीसीजी से क्वेश्चन दबा के आता है। सामाजिक गतिशीलता क्या है, संसाधन सिलसिले, सब ये चीजें हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है उदय जी, ठीक है। और मैं क्यों नहीं बताता, आप लोग पता है सिलेबस बताइए, एप्लीकेशन में सिलेबस में नहीं बताता, मैंने क्या कहा था आपसे कि पढ़ते रहिए, पढ़ते सिलेबस खत्म हो जाएगा, वही बात लग रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, अब आते हैं इस पोर्शन पे, स्वास्थ्य में आपने कुपोषण गरीबी पढ़नी है, स्वास्थ्य में आप पढ़नी है, ऐसा आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। आपको याद होगा एचआईवी पे क्वेश्चन, एड्स पे क्वेश्चन, कैंसर पे क्वेश्चन मैं बार बार करवा रहा हूं, ठीक है। जब हम लोग पढ़ रहे थे आपका यूपी स्पेशल, तो आपको याद होगा मैंने करीब केवल 30 ही क्वेश्चन आपको कराया जनसंख्या नगरीकरण के, वहां से आपको समानता, लिंग समानता याद आ रहा होगा, ठीक है। खान पान, स्वच्छता की आदतें, बीमारी के प्रति दृष्टिकोण याद करिए, स्वच्छता क्वेश्चन ये अगर आपको याद आ रहा हो तो, हाँ बहुत बढ़िया, फेक है आपके घर का सिलेबस बना है ना, फेक है सिलेबस, जाइए ढूंढ लीजिए, आइए वापस आ जाइए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे आते हैं, फिर यहां से भी आप देखेंगे तो ये सामुदायिक आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। जो सामुदायिक वाला है ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। राजनीति विज्ञान की बात करेंगे तो प्रस्तावना क्या, मौलिक अधिकार है, आपको इसके क्वेश्चन पूरे करवाया जा रहा है, याद करिए। मैंने कहा था पंचायती राज, न्यायपालिका, देखिए न्यायपालिका पंचायती राज का क्वेश्चन कर रट रहे हैं आप संसद विधानमंडल के 10 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, प्रश्न होंगे बिल्कुल प्रश्न होंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं हर बार 10 क्वेश्चन इसके इन्हीं टॉपिक से के अलावा बाहर से भी टॉपिक नहीं है। भूगोल में, पर्यावरण में स्पेशली मैंने जोड़ दे रखा है, आपको याद होगा, ठीक है। और आगे आएंगे तो इतिहास में कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग कराए थे, फिर चूंकि समय था नहीं मैं नहीं करवा पाया, ठीक है। फिर इसमें भी आएंगे, यहाँ देखिए सब जगह नीति आयोग मैंने कराया था कुछ क्वेश्चन आपको, स्वास्थ्य शासन कराया था, पंचायती राज संस्थाएं हर जगह आएंगी, तो कुछ भी नया नहीं है, नथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज ओल्ड। अगर आप जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं ओपनली, समय से पहले जुलाई तक सिलेबस खत्म कर देंगे। और हाँ अभी हमारे साथ ऑफर है, अगर आपको जुड़ना हो ऑफर है, इसमें हमारी फीस जो है शायद 1500 रुपये है, आप एप्लीकेशन पे जाइएगा, 2 दिन के लिए इसकी फीस हमने कम कर रखी, फिर से फीस 2000 हो जाएगी, क्योंकि इसमें पढ़ाना ज्यादा है, इसकी फीस फिर से 2000 करेंगे हम। अगर आपको लगता है आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं, इन नंबरों पे कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब सीधे आप आएंगे सीधे जी, ठीक है। जिसको लगता है कि हमारे से जुड़ के तैयारी कर सकता है, अभी तक आप समझ गए कि मेरी कोई बात गलत नहीं हुई है, जो अंड बंड दवा का नाम ये पढ़ा रहे हैं लोग, ठीक है, कहीं कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। मैं हर बार बोलता हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, अंड बंड कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो आपने बैच लिया है, कोई बात नहीं, जिसको जुड़ना आप हमारे से जुड़ सकते हैं, 2 दिन के लिए
ये फीस जो 1500 रुपये है, एप्लीकेशन पे जाइएगा, आप इसको परचेस कर सकते हैं। अभी तक सिलेबस केवल बेसिक बायोलॉजी खत्म हुआ है, एग्रीकल्चर खत्म हुआ है, कुछ पोर्शन पॉलिटी खत्म हुआ, पूरा सिलेबस बचा, आप से जुड़ के कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप फिर से हमारे पास जुलाई में आएंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप जुलाई में आएंगे और फिर से यही सब चीजें वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं दूंगा और आप लेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर से ये बस 2 दिन के लिए है, फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। वापस आते चलिए, अब आइए, अब सारे क्वेश्चन खत्म, अब आइए। मेरे क्वेश्चन कल भी वही थे, आज भी वही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मुझे पता वही सिलेबस में, ठीक है। आइए स्टार्ट करते चले। एक भी ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, कुछ नया नहीं है, कुछ भी, नथिंग इज न्यू। अगर आपको जुड़ना, आप जुड़िए। अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो भी आप कॉल करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ मतलब हमारे साथ जुड़ सकते हैं और तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा काम रटवाना, मैं रटवा दूंगा, ठीक है। वापस आते चलिए। पोलियोमाइलाइटिस इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? पोलियो किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से होता है, बताएंगे आप? 1 का बी, बहुत बढ़िया। आपको पता है जो पोलियो क्या है? जो पोलियो एक वायरल डिजीज है। पोलियो क्या एक वायरल डिजीज है, ठीक है। पोलियो इज अ वायरल डिजीज, ठीक है, तो बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। पोलियो क्या एक वायरल डिजीज है और बाकी सब तो पता है आपको, ठीक है जी। पोलियो क्या एक वायरल डिजीज है और ये पोलियो वायरस के द्वारा फैलता है, एंडोरो वायरस के कारण फैलता है। ये मुख्यतः फीकल ओरल रूट से फैलता है और इसकी कमी से क्या होता है? पक्षघात हो जाता है जी, ठीक है। अब एप्लीकेशन वाले किसी भी सज्जन के मन में से है, बिल्कुल है, वो भी है, पीएचसी है भाई, सब है, सब है विनोद जी। आप हर टॉपिक पे नहीं गए ना, वो आपका पब्लिक हेल्थ में है, वो पब्लिक हेल्थ है। मैंने आपको एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई है, ठीक है, एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई है, ठीक है, निश्चिंत रहिए आप, कुछ भी बाहर से नहीं है। चलिए इस पे आ जाएंगे। और एक भी क्वेश्चन जो मैंने मॉक टेस्ट में करा रखे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं, भी मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से जी अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियोमाइलाइटिस इज, पोलियोमाइलाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? ये सारे क्वेश्चन पुराने हैं, पुराने मॉक टेस्ट के क्वेश्चन में लेके आया हूँ, नया कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस दिखाने के लिए हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियोमाइलाइटिस इज, मैथ्स के 3 से 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स रीजनिंग मिला के, रीजनिंग उसको रीजनिंग कह सकते हैं। अगर आप आर यार सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 5-6 साल के, तो सारा हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड पे आ जाएंगे। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियोमाइलाइटिस इज, जी प्रिया जी बताइए, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कुछ पूछना आपको, बताइएगा। आपको अगर कुछ पूछना हो आप मुझे कॉल कर लीजिए, ठीक है। ओपनली पूरे यूट्यूब पे मैं कल भी चिल्लाया था, मैं आज भी चिल्लाऊंगा, क्योंकि मैंने इस पर काम किया है, ठीक है। प्रिया जी आप मुझे जानते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। आइए, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियोमाइलाइटिस इज, ओके, पोलियोमाइलाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 1 to 3 days, 7 to 14 days, 13 to 40 days, 2 to 3 month। आंसर 2 का बी। आज तक आप लेट हो गई, बाद में आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है, आपकी समस्याओं का समाधान हो गया होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है? बिल्कुल 7 to 14 डेज में पोलियो अपना रूप दिखा देता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम इंटरवल है जिसमें कोई भी पोलियो, इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें कोई भी डिजीज अपना रूप दिखाना स्टार्ट कर, लक्षण दिखाना स्टार्ट करता है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सो इसका आंसर क्या है? 7 to 14 डेज, बिल्कुल सही, ठीक है। बताया तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस क्वेश्चन करिए, सारे हो जाएंगे, ठीक है। हमसे जुड़ना पड़ेगा तभी हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं भी जुड़िए, जहां जुड़ सकते हैं जुड़िए, बट हमें लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप बिना कहीं जुड़े आपका कल्याण नहीं होने वाला, बट आपको लगता है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप जुड़िए, ठीक है। ओपनली बोल रहा हूँ, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियोमाइलाइटिस इज मेनली, पोलियो मुख्य रूप से किस माध्यम से फैलता बताएंगे आप? वायु द्वारा, वाहक द्वारा, मल मुख मार्ग द्वारा या रक्तदान द्वारा? सब नेहा जी हम सब पढ़ाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे अब। थर्ड का सी, बहुत अच्छा आराम कीजिए, ठीक है। थर्ड का सी, फीको ओरल रूट के द्वारा, किसके द्वारा? फीको ओरल रूट के द्वारा आपका पोलियोमाइलाइटिस फैलता है, ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस फैलता है, ठीक है। फीको ओरल रूट, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आराम कीजिए, बहुत बढ़िया जी। हरवंश जी, शिवम पांडे जी, ठीक है। नहीं, इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे, फीको ओरल रूट के द्वारा फैलता है, ठीक है, दूषित पानी और भोजन के संक्रमण के द्वारा भी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे क्वेश्चन कोई नहीं चेंज होंगे, मैं कल जो कराया था मैं आज भी वही कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं सही ट्रैक पे था, कल भी मैं सही ट्रैक पे रहूंगा, ठीक है। अभी भी सिलेबस में क्या आएगा, उस सिलेबस को देख के भी लोग समझ नहीं पाएंगे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ, ठीक है। आइए, विच वैक्सीन इज यूज्ड टू इन पल्स पोलियो प्रोग्राम? पल्स पोलियो प्रोग्राम में नहीं, हर यूट्यूब पे इतना समय नहीं है प्रियंका जी, हम यूट्यूब पे सब नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। अगर यूट्यूब पे हम सब करवा दें, जिन्होंने बैच ले रखा है सैकड़ों बच्चे, उनके साथ हम अन्याय नहीं कर सकते, हमारी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। पल्स पोलियो कार्यक्रम में कौन सा टीका दिया था बताएंगे आप? फोर का भी, बहुत अच्छा रामकृष्ण शिवाजी, 4 का भी बिल्कुल सही है। जो पल्स पोलियो टीका है
इसमें कौन सा दिया जाता है, ओवीपी दिया, कौन सा आपका ओवीपी दिया जाता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है जी। ओरो वैक्सीन, ओवीपी की खोज किसने की थी, नाम किसी बताइए, ओवीपी की खोज किसने की थी, अरे कहाँ बता रहे, ठीक है, ओवीपी की खोज किसने की थी बताइएगा, ओवीपी की खोज किसने की थी जी दीपाला जी, ओवीपी की खोज किसने की थी बताएंगे आप भाई, जिसको सिलेबस के बारे में जानना हो, वीडियो जब खत्म हो जाएगा पीछे से आप लाइव करिएगा या और फास्ट करते चले आएंगे, आपको सारी बातें में समझ में आ जाएंगी, ठीक है जी। 2014 में कर रखा है साबिन, बहुत अच्छा, सॉरी जी, ठीक है वैशाली जी, साबिन ने, किसने, साबिन साहब ने, किसने किया था, साबिन साहब ने किया था, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे आप, द ग्लोबल इनिशिएटिव टू एरेडिकेट पोलियो वाज स्टार्टेड इन, विश्व स्तर पर पोलियो उन्मूलन अभियान कब स्टार्ट हुआ था बताएंगे आप, नहीं स्टॉक ने आईवीपी का किया था, स्टॉक ने आईवीपी का किया था, नेहा जी अपनी जानकारी सही करें, ठीक है। अरे मैंने तो स्पेशली दोनों बुक के लिए मना किया था आप लोग को, बैच में मना किया था, यहाँ कोई बुक नहीं लेनी है आपको, अब बुक छपेंगी और उसमें भी अंडरबन डायरी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बुक कौन लोग लिखते हैं, कौन लोग क्या करते हैं, मैं सब जानता हूँ, ठीक है। चंचल सब ऑलरेडी घटना चक्र में है, प्रोजेक्ट मैनेजर ठीक ठाक आपको पता है, जिनका चैनल है, तो हमें पता है बुक कैसे लिखी जाती है, क्या उसमें क्या नहीं, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। 5 का बी, ओके बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। 5 का सी नहीं होगा विनोद जी, सी इंडिया के लिए, सी जो है इंडिया के लिए है। अगर इंडिया का पूछता तो आप 95 बताते, ठीक है, नहीं इंडिया का पूछता तो 95 बताते, 1988 में, बहुत अच्छा 1988, वर्ल्ड में 1988 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है जी, वर्ल्ड में 1988 में, इंडिया में 1995 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और भारत 2014 में क्या हुआ, पोलियो मुक्त हो गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनोद जी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे आप आजकल। विच एज ग्रुप इज मेनली अफेक्टेड बाय पोलियो, इसमें से कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जो पोलियो को प्रभावित करता है बताएंगे आप। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, आज कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है, ठीक है। इसीलिए अगर ये क्वेश्चन आपके गलत हो, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं किया है। नमस्कार सोनम जी, पोलियो मुख्यतः किस आयु को प्रभावित करता है, नहीं बाद में जो जीएस के क्वेश्चन सारे नए हो जाएंगे, ठीक है। 6 का सी, बहुत अच्छा, आप सभी को पता है कि पोलियो जो ओपी पे वैक्सीन देते हैं 5 वर्ष से कम के बच्चों को देते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे, निम्न में से कौन सा अंग अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उत्तरदायी है, इसमें से ऐसा कौन सा अंग है जो अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उत्तरदायी है, लीवर, यंग, लंग, हार्ट, किडनी। बिल्कुल सही, आप जानते हैं अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें क्या लीवर चाहिए, अच्छा लीवर का चाहिए हमें, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बहुत अच्छा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वस्थ मानव 24 घंटे में कितने लीटर मूत्र विसर्जित करता है बताइएगा। जो एक हेल्दी मनुष्य है वो 24 घंटे में कितने लीटर यूरिन आउटपुट करता है बताएंगे आप, 1.5 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर, 9 लीटर जी। लिवर सर्रोसिस भी ज़्यादा शराब पीने से होता है, नहीं ऐसा नहीं है, मसाले ज़्यादा खाने से, तेल ज़्यादा खाने से, ठीक है, और आपकी कोई एक्टिविटी ना हो तो भी लिवर सर्रोसिस हो सकता है, ये कोई जो नहीं कि केवल अल्कोहल से होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा दवाइयों पे भी अफेक्टेड उससे भी लिवर सर्रोसिस हो सकता है, ठीक है। 8 का ए दीपक जी, ओके बिल्कुल 8 का ए सभी का सही है, आप जानते हैं लगभग 1.5 लीटर, कितना, लगभग 1.5 लीटर मनुष्य जो होता है स्वस्थ मनुष्य यूरिन आउटपुट करता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू विच पिगमेंट, जो मूत्र का पीला रंग होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है बताएंगे आप, साइटोक्रोम, यूरोक्रोम, हीमोक्रोम, फिनोलोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 9 पे आप आ जाएंगे, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है बताएंगे आप। नाइन का भी दीपक जी, मैं कहता रहा हूँ वही दिखाने के लिए कि सारा के सारा सिलेबस वही है बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के है, ठीक है, सारा का सिलेबस कुछ मेरे लिए नया नहीं है, ठीक है, वही मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो बिल्कुल सही, यूरोक्रोम के कारण, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग येलो होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे, बस पॉलिटी क्वेश्चन नए हो जाएंगे, ठीक है, पॉलिटी के और उसके क्या कहते हैं इन्वायरमेंट के। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, ऑस्मोसिस और पैरालिसिस। बताइए जल्दी से, थोड़ा जल्दी आंसर दें आप लोग, फिर हम लोग खत्म करें इसको, क्योंकि क्वेश्चन 35 है। 10 का डायलिसिस बिल्कुल सही, आप जानते हैं
मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम? आपको डायलिसिस कहते हैं, इसका आंसर याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात है। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स टीकाकरण के बाद किस प्रकार की प्रतिरक्षा विकसित होती है, बताइएगा। क्लास डेली 9 बजे होती है, पर मैं डेली लेट हो जाता हूँ, ठीक है भूमि जी। मेरी क्लास डेली 9 बजे होती है, पर मैं डेली लेट होता हूँ, ठीक है। डेली लेट होता हूँ, मैं 9:15 तक आता हूँ, क्योंकि 9 बजे तक मेरी क्लास ही चलती है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स टीकाकरण के बाद किस प्रकार की प्रतिरक्षा विकसित होती है, बताएंगे आप। यूट्यूब पे मेरी क्लास 9 बजे होती है, एप्लीकेशन पे मेरी क्लास 3 क्लासेस है डिफरेंट टाइप पे, 11 का भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही सोच रहे हैं आप जानते हैं जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है ये क्या करता है, एक्टिव इम्यूनिटी, क्या बताया, ये एक्टिव इम्यूनिटी के प्रति प्रतिरक्षा करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आएंगे आप। स्मॉल पॉक्स के दाने का कौन सा चरण सबसे अधिक संक्रामक होता है? इसका आंसर पिछले बार क्यों लिखिए आंसर, इंसान ने सही दिया था, दिव्यकीर्ति जी ने, ठीक है, सॉरी रामकीर्ति जी ने, ठीक है, दिव्यकीर्ति सर का नाम आता रहा है। विच स्टेज ऑफ स्मॉल पॉक्स रैसेस इज मोस्ट इन्फेक्शियस? स्मॉल पॉक्स के दाने का कौन सा चरण सबसे अधिक संक्रामक होता है? क्वेश्चन नंबर 12 पे आप आ जाएंगे। ट्वेल्व का सी। आइए, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल। इसको पस्ट्यूल कहते हैं। पस्ट्यूल चरण में वायरस की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। पिछली बार इन्होंने केवल सही दिया था पस्ट्यूल, ठीक है। पस्ट्यूल जो स्मॉल पॉक्स में जो दाने का चरण होता है उसको हम पस्ट्यूल कहते हैं, सबसे अधिक संक्रामक होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, केवल ऑप्शन सी को लगाइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर सक्सेसफुल एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स के सफल उन्मूलन का मुख्य कारण क्या था? जो स्मॉल पॉक्स है जो सफलतापूर्वक हट गया, तो इसका कारण क्या था? अच्छा, आपका सही था, ओके, ठीक है। स्मॉल पॉक्स के सफल उन्मूलन का कारण क्या था, बताएंगे आप। एंटीबायोटिक, पशु स्रोत, प्रभावी टीका और निगरानी, हल्का रोग। जी, सी बिल्कुल सही, आप जानते हैं स्मॉल पॉक्स इसलिए रेडिकेट हो चुका क्योंकि इसका प्रभावी टीका हमने बना लिया था और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की गई थी, सर्विलांस की गई थी, दैट्स व्हाई ये इफेक्टिव, ठीक, सी पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइए इन स्टेटमेंट को कंसिडर करिए। स्मॉल पॉक्स हैज ओनली ह्यूमन रिजर्वॉयर। स्मॉल पॉक्स केवल का स्रोत केवल मनुष्य है। सेकंड कह रहे हमसे स्मॉल पॉक्स का टीका दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चंचल सर कल फिर से इसको डिकोड करेंगे, जो मैंने जल्दी मैंने आपको सिलेबस बताया, कल चंचल सर इसको डिकोड करेंगे एप्लीकेशन पे भी और यहाँ पे भी, हर एक पॉइंट को डिकोड करेंगे। तो उसे फिर लाइव क्लास जब भी होगा उसको देख रहे हैं, ठीक है। चंचल सर इसको हर एक पॉइंट को डिकोड करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। इसका आंसर है आपको 14 का ए, ओके। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन टीका दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ए, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये दोनों ही सही है क्योंकि जानते हैं स्मॉल पॉक्स का रिजर्वायर केवल मनुष्य था, इसीलिए इसका उन्मूलन संभव हो सका है और इसकी जो वैक्सीन होती हैं वो लॉन्ग टाइम तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, इसलिए इसका डिजीज कंट्रोल संभव हुआ, ठीक है जी। इसका आंसर क्या, हाँ डी नहीं होगा, इसका आंसर केवल ए है, दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आप आते हैं। कुछ नया नहीं है, केवल मनुष्य कैसे हो सकते हैं, केवल मनुष्य उसका रिजर्वायर है, कैसे फैलता है, ढूंढिए उसको, देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है भाई। बीच बीच में प्यारी सी एक आवाज आती है, मेरी बच्ची वो पीछे से वो वॉइस देती रहती है, वो तो बैकग्राउंड साउंड देती रहती है, ठीक है, तो उसको इग्नोर करिएगा आप, ठीक है। चलिए, हैजा किस जीवाणु कारण होता है, बताएंगे आप। विब्रो कॉलराई, साल्मोनेला टाइफी, सिगेला डिसेंट्री और इशर्शिया कोलाई। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर सही होता है, विब्रो कॉलराई, ठीक है। एक कॉमा शब्द होता है, याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे। द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कॉलरा इज। कॉलरा हैजा किस माध्यम से फैलता है, ठीक है। कॉलरा हैजा जो है वो किस माध्यम से फैलता है, बताएंगे भाई। प्लीज वीडियो क्लास तो लाइक कर लीजिए, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दी है, ठीक है। और हो सके तो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन में बढ़ा के मैं डेली आऊंगा, ठीक है। कुछ ना कुछ फ्री इनिशिएटिव हमारी तरफ से रहेगा यूट्यूब पे, ठीक है। सारा नहीं बट कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आप आ जाइए। द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कॉलरा इज। हैजा मुख्य रूप से किस रास्ते फैलता है।
बी, पानी के द्वारा। ओके, बहुत बढ़िया। भूमि मौर्य जी, शिखा जी, सब लोग बी बता रहे हैं। ओके, वाहक नहीं है जी, वाटर बॉर्न है। क्या? पानी, गंदा पानी, जब आप दूषित पानी आप ले लेते हैं, ठीक है, इसके द्वारा हैजा फैलता है, ठीक है, फीको ओरल रूट के द्वारा संचारित होता है। ऑप्शन बी लगाइए, ठीक है, बी। बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूट्स द अर्थ बिकॉज दे आर। प्लास्टिक पृथ्वी को प्रदूषित करता है क्योंकि यह डैश है, बताइएगा क्या है? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ये क्वेश्चन भी बहुत से लोग का गलत हुआ, तो मुझे याद आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत से लोग का गलत हुआ था। प्लास्टिक पृथ्वी को प्रदूषित करता है क्योंकि यह डैश है। डी। जी जी रामकृष्ण जी, आपका क्वेश्चन पिछले बार गलत था, याद करिए, ठीक है। बिल्कुल डी बिल्कुल सही, क्योंकि वाटर क्या है, सॉरी, प्लास्टिक क्या एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैव अजैव अपघटनीय है, ठीक है, इसका आंसर डी लगाए। बाकी सब जानते हैं, ये सब नहीं है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आप आते हैं। The organization that makes periodic assessment of the impact of increasing carbon dioxide in air on global climate changes, ठीक है, वायुमंडल में CO2 वृद्धि के प्रभाव का आकलन कौन सा संगठन करता है, बताएंगे आप? जी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि के प्रभाव का आकलन कौन सा संगठन करता है, बताइएगा। अभी भी जो 8 टॉपिक दिए गए ना ये सामाजिक विज्ञान के, इसमें भी क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है, अधिकतम उसमें भी गोल होंगे, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तभी कोई बुक मत लीजिएगा जब तक मैं, अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक मत लीजिएगा जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है। और जो एप्लीकेशन उन्हें कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको सब देंगे, ठीक है, हम आपको सब देंगे, आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक। आपको याद होगा क्यों मैं आपको प्रिंट नहीं दे रहा था, मैंने बोला था एक ही बार में सब दूंगा मैं, आपको समझ में आ रहा है क्यों मैं ऐसे बोल रहा था, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18 का बी। ओके, प्रणाम साक्षी जी। वायुमंडल में CO2 वृद्धि के प्रभाव का आकलन कौन करती है? ये भी क्वेश्चन पिछले बार बहुत लोग का गलत हुआ था। भूमि जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, ठीक है। IPCC बिल्कुल सही है, आप जानते हैं जो IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसी के द्वारा, ठीक है, CO2 वृद्धि का आकलन किया जाता है। सो ये लगभग सभी का सही है। अगले क्वेश्चन पे आए। बैच का प्राइस 1500 समथिंग है, ठीक है, आप इन नंबर पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस समय फिर से 2 से 3 दिन बाद 2000 फिर से पहुंच जाएगा, ठीक है। ये कल 24 घंटे के लिए हमने किया, 48 घंटे के लिए, ठीक है, जिसको लेना हो ले सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इसमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं ना, जिससे कम नहीं कर पाएंगे, बहुत पढ़ाना है, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। आपको याद होगा जब सब लोग 500 में कोर्स बेच रहे थे, कुछ लोग 700 में बेच रहे थे, हमारी फीस सबसे अधिक थी, क्योंकि हम सिलेबस को जानते हैं सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, इसलिए हमारी फीस कभी भी, आपको याद होगा 1890 फीस हमारी कम नहीं हुई। एक बार हमने 1500 किया था, हमारी फीस कभी कम नहीं, क्योंकि हम जानते हैं क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ठीक है। अब देखिएगा सबकी फीस अब बढ़ेगी धीरे धीरे, किसी फीस कम नहीं होगी। जो रिकॉर्डेड देगा, क्या रिकॉर्डेड देगा, उसकी फीस भी बढ़ेगी, अगर वो मेहनत करेंगे तो। मेहनत करेंगे हमारी फीस से कम नहीं होगी, ठीक है। आपको याद होगा सब लोग 500 में, कुछ लोग 400 में, 99 में बेच रहे थे, अब उन्हें समझ में आ रहा होगा क्या उन्होंने किया है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप जानते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ऑक्सीजन का ग्रीन हाउस गैस नहीं, बाकी सारे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन या वैश्विक तापमान से संबंधित नहीं है, बताइएगा। ए, ग्लेशियर में बर्फ के चादरों का पिघलना, बी, समुद्र स्तर की वृद्धि, सी, वर्षा पैटर्न में परिवर्तन, और डी, भूकंप। आसान है ये भी आपका। ममता जी, आपने मुझे साथ कॉल किया था, पर डाउट क्लियर हुआ? मेरी क्लासेस मेरी शाम को ही होती है, क्योंकि हमारे वर्किंग ज़्यादा है, हमारे बैच में वर्किंग लोग ज़्यादा है, जो कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा। तुम्हारी टाइमिंग 6 बजे से स्टार्ट है शाम को, ठीक है, शाम 6 बजे से स्टार्ट होती है, फिर चलती रहती है, ठीक है। मेरी क्लासेस शाम को 6 बजे से होती है, ठीक है। चंचल सर क्लास कभी मॉर्निंग होती है, वो भी शाम को ही होगी, ठीक है। हाँ, मेरी सारी क्लासेस लाइव होती है, फिर से बता रहा हूँ, मेरी सारी क्लासेस लाइव होती है, सारी की सारी, मेरी कोई क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं आती है, सारी की सारी क्लासेस में लाइव होती है, मैं कभी रिकॉर्डेड मेरी क्लास नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अर्थक्वेक, जी डी बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। अर्थक्वेक बिल्कुल सही है, ठीक है, अर्थक्वेक बिल्कुल सही है, ठीक है, बाकी सही है। नहीं भाई, मैं आयोग से नहीं हूँ, ठीक है, आयोग से नहीं हूं मैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रसिंग ग्लोबल वार्मिंग गैस, ठीक है, कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग गैस, वैश्विक तापन के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है? आयोग से रहता ओपन होकर यूट्यूब पे नहीं पढ़ा पाता, ठीक है, हो सकता है कुछ दिनों बाद ना पढ़ा पाऊँ, तो मेरी आवाज रहेगी, ठीक है, निश्चिंत रहिए, मेरी आवाज रहेगी, मेरी शकल आ रही, मेरी आवाज रहेगी, ठीक है, निश्चिंत रहिए यूट्यूब पे।
वैश्विक तापमान के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी बताइएगा? CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। 24 किसका डी और बी बता रहे? ओके, पूछा है नहीं है, ध्यान दीजिएगा कौन सा नहीं है। मीथेन तो है ना भाई, कहाँ ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं आप? ममता जी, सब आंसर गलत आ रहा है। बहुत अच्छा रामकृति जी, इसका आंसर अच्छा ए लगा रहा है, ठीक है, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ए बिल्कुल सही, ठीक, बहुत बढ़िया, ए बिल्कुल सही है जी, ए। CO2 जानते हैं, CO2 जो है नहीं, CO2 कहाँ लगा दिया आपने? नहीं, CO2 नहीं होगा, इसका आंसर तो लगाइए ना, नाइट्रस ऑक्साइड है, कहाँ लगा रहे हैं आप? बस CO2 की बात कर रहे हैं आप। कह रहे कौन, अच्छा प्रमुख उत्तरदायी, सॉरी मैं ध्यान, मेरे दिमाग में चल नहीं उत्तरदायी, ठीक है, प्रमुख उत्तरदायी CO2 ही है, ठीक है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, प्रमुख उत्तरदायी कौन सी है? CO2 ही, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ और, मैं जोश में आज ज्यादा हूँ, ठीक है, प्रमुख उत्तरदायी CO2 ही है। और अगर इसमें भी अगर CO2 भी हो, आपका मीथेन भी हो और आपका वाटर वेपर भी हो, तो बताइएगा इसमें कौन सा अधिक होगा सबसे? और एक आपका SO2, अगर इनमें से पूछा जाए CO2, H2O, वाटर वेपर और SO2, तो इसमें से कौन सबसे अधिक उत्तरदायी होगा बताएंगे आप? नहीं, इसका आंसर यही होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, नहीं मुझे बहुत स्लो का मजा लेना है, ठीक है, बात ये है, धीमे धीमे करके डेली थोड़ा थोड़ा मजा लूंगा मैं, ठीक है, एक ही दिन में नहीं, धीमे धीमे मजा लूंगा मैं भी, ठीक है। 2014-2024 में जब कोई इस वैकेंसी के बारे में नहीं बात कर रहा था, तब से मेरे लॉन्ग वीडियोस चैनल पे पड़े हुए हैं, मेरे एक और भी चैनल है, ठीक है, उससे मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप ढूंढ लीजिएगा। 2024 में सबसे पहले मैंने इसको बताया था इस वैकेंसी के बारे में, क्या 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 नहीं है, मिला लीजिएगा सब, ठीक है, बहुत अच्छा। तो वाटर वेपर सबसे पहले क्या होता है? वाटर वेपर, फिर आपका CO2 होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग इज, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सबसे कम वैश्विक तापमान उत्पन्न करता है? आप बताएंगे इसमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है? कोयला, जियोथर्मल एनर्जी, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। कोई बात नहीं, ठीक है, आपको सिलेबस आपको HO बना के मैं जाऊंगा, ठीक है, सिलेबस मैंने कहा था ना जुलाई तक याद करिए, जुलाई तक मैं रहूंगा आपके साथ, ठीक है, जुलाई से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, यूट्यूब पे मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस हो जाएगा जुलाई तक, ठीक है, निश्चिंत रहिए, जुलाई तक हम सिलेबस खत्म कर देंगे। उसके बाद आप अगस्त और सितंबर रट्टा मारिए और 4 अक्टूबर को एग्जाम दीजिए, और फिर 4 अक्टूबर के शाम को आप मुझे थैंक यू बोलेंगे कि हाँ सर ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, सब मिलेगा, ठीक है, याद करिएगा। आप जुलाई तक हम पेपर सिलेबस खत्म करेंगे, अगस्त सितंबर को रट्टा मारी मॉक टेस्ट दीजिए, 4 अक्टूबर के शाम को मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि सर मजा आ गया, ठीक है, निश्चिंत रहिए। चलिए कहाँ गए आप? 22 का बी, सबसे कम वैश्विक तापमान वाला, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, ठीक है, आपको पता है जो जियोथर्मल एनर्जी बिल्कुल सही है, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी ये बिल्कुल सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग ऑब्जर्व इन इंडिया एज अ इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण परिवर्तन के प्रभाव के रूप में नहीं दिखाया जा सकता? बताएंगे आप? सारी क्लासेस रिकॉर्डेड जो भी हुई सारी रिकॉर्डेड मिल जाती हैं, सारी जो भी क्लासेस हैं सारी के बाद, ठीक है, नहीं फिर मॉक टेस्ट केवल होगा, ठीक है, फिर केवल मॉक टेस्ट होगा, रहूंगा मॉक टेस्ट होगा, सिलेबस खत्म होने के बाद फिर क्यों मॉक टेस्ट कराएंगे? केवल सिलेबस खत्म होने के बाद केवल मॉक टेस्ट कराएंगे, केवल मॉक टेस्ट, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही मेन है, ठीक है। भूमि ज्यादा खत्म नहीं हुआ है, हमने केवल बेसिक बायोलॉजी में 3 मैंने पढ़ाया, ठीक है, बायोलॉजी खत्म किया है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर का अबाउट 50% 50 नहीं अबाउट 60% से अधिक एग्रीकल्चर खत्म हो चुका है। केमिस्ट्री स्टार्ट किया है अभी, केमिस्ट्री अबाउट अभी 25% हुआ है, ठीक है, यही 3 चीजें भी मेरी खत्म हुई है। मैंने बायोलॉजी बहुत डीप में पढ़ा है कि उसमें पब्लिक हेल्थ के भी काफी टॉपिक डाल रखे हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर देंगे आप। फिर पॉलिटी में फिर से इसकी पॉलिटी अलग से स्टार्ट किया जाएगा, पॉलिटी फिर हिस्ट्री के कुछ टॉपिक में, ठीक है, बाकी सब स्टार्ट होगा धीरे धीरे। जी इसका आंसर क्या बताएंगे आप? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव देखा नहीं जा सकता? ए वर्षा पैटर्न में परिवर्तन, ओके, ग्लेशियरों को पिघलना, उच्च तापमान, फसल उत्पादकता में कमी, बहुत बढ़िया,
इसका आंसर बिल्कुल सही है, आप जानते हैं डी बिल्कुल सही है कि अभी फसल उत्पादकता में कमी है, ये भारत में व्यापक रूप से दिखा है, क्योंकि भारत का खुद एक मेगा बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए भारत में ऐसा भी नहीं मिला। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। धन्यवाद सभी को। कल से सारी क्लासेस होंगी ना, अभी खत्म कहाँ हुआ है, हमारी क्लासेस सारी जिस तरह चल रही उस तरह चलती रहेंगी, सारी क्लासेस चलेंगी, निश्चिंत रहिए। आज मुझे थोड़ा ना डिस्कस करना था, मेरी क्लास क्यों नहीं आप पे हो पाई, क्योंकि पता था ही कुछ और फ्रेंड्स हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे उनसे थोड़ा डिस्कस करना था, ठीक है, और जितना डिस्कस हो गया, ठीक है, इसलिए थोड़ा जोश में मैं आ गया। ठीक है, 23 पे आ जाएंगे आप, सॉरी 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है? वन क्षेत्र, देशांतर, ऊंचाई, अक्षांश। मास्टर वीरेश जी, ऊंचाई नहीं। कौन जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है? आंसर सोच के दीजिएगा। चौबीस का सी नहीं, मजा नहीं आ रहा है। देशांतर, देशांतर आपको पता है एक लाइन है जो खींची गई है, ठीक है, देशांतर क्या एक लाइन है, इसका तापमान के प्रभाव से प्रभावित करता है, ठीक है, और ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, ठीक है, और वर्षा आर्द्रता को प्रभावित करता है। देशांतर केवल समय के निर्धारण के, देशांतर का एक इमेजिनरी लाइन है जो टाइम के बताने का देशांतर रखा गया, ठीक है, तो इसका लॉन्गिट्यूड, बहुत बढ़िया जी, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अभी क्लास चलेगी लंबी, ठीक है, नहीं भी क्लास चलेगी, कोई बात नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉन्गिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है, केवल टाइम बताने के लिए है। अभी आपको पता होगा कि कहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, अवधेश यादव जी, अवधेश यादव नहीं, सॉरी अवधेश जी का नाम मेरा होगा, एक यादव जी हैं जो मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं मुझे याद है, एमपी मुख्यमंत्री क्या नाम उनका, भूपेन्द्र यादव जो भी हैं, उन्होंने क्या बोला था कि हम महाकाल टाइम जोन बनाएंगे। इतना मतलब घटिया सुझाव, इतना घटिया सुझाव कि मैं क्या बताऊं, ठीक है, ठीक है भाई, देशांतर केवल समय बताने के लिए, ठीक है, तो आप समझ जाइए। उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, कौन सी, मोहन यादव जी, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी हैं। इतना घटिया सुझाव तो उनका महाकाल टाइम रेडियन बना, क्यों भाई बर्बाद करना चाहते हैं, ठीक है जी, मोहन यादव जी, ठीक है, हाँ मोहन यादव जी, महाकाल टाइम रेडियन, भाई दुनिया चला, मतलब छोड़िए रहने दीजिए, पता नहीं क्या मेरा चल बंद ना हो जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि वर्तमान जलवायु परिवर्तन की प्रवृत्ति जारी रहती है तो कौन सा देश इससे लाभान्वित हो सकता है, ठीक है। उन्होंने बोला था, ठीक है, नहीं एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, वो मुख्यमंत्री है ना वहां के। जी हाँ, मतलब इतने बैलो वाले ख्याल आ जाते हैं, क्या बताया जाए, ठीक है। यदि वर्तमान जलवायु परिवर्तन की प्रवृत्ति जारी रहती है तो कौन सा देश से लाभान्वित हो सकता है, बताइए। इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, रूस। डी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं अफ्रीका नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर डी रशिया होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर इसी तरह गर्मी बढ़ेगी, ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पर रशिया का मैक्सिमम क्या हुआ, बर्फ जमी हुई है, जहां जो उसके किसी काम का नहीं है, ठीक है, तापमान बढ़ेगी, बर्फ पिघलेगी, कृषि भूमि बढ़ेगी, तो रशिया इसका उपयोग कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मुख्यमंत्री, ओके ठीक है, मैं मुख्यमंत्री जानता था, ठीक है, आइए जी, बहुत बढ़िया उदय जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब 12th पास लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सॉरी शिक्षा मंत्री बनेंगे, तब समझ सकते हैं क्या होगा, ठीक है। द ग्लोबल वार्मिंग हैज रिजल्टेड इन, वैश्विक तापन में परिवर्तन, वैश्विक तापन की परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, बताइएगा। वैश्विक तापन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बताएंगे आप। 26 का डी बिल्कुल सही है। आप जानते हैं जब वैश्विक तापन होगा तो क्या होगा, समुद्र तल में वृद्धि होगी, क्योंकि बर्फ पिघलेगी, बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, नदियों में पानी आएगा, नदियों में पानी आएगा तो फिर समुद्र बनेगा, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है अर्चना जी। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है, जी जी साक्षी जी, हाँ अच्छा धर्मेंद्र प्रधान ने बोला था, मुझे लगा मोहन यादव जी ने बोला, सब एक ही टाइप के दिखते हैं ना, ठीक है, ओके धन्यवाद। अच्छा धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला, ठीक है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई थी, ठीक है। नमस्कार लव वॉरियर जी। क्योटो प्रोटोकॉल से, कार्टेना प्रोटोकॉल से, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, या फिर अर्थ समिट से, बताइएगा। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से आई थी?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? 1997 में लागू हुआ था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसों को कम करना था। इसके तहत कार्बन क्रेडिट प्रणाली स्टार्ट की गई थी। कार्बन याद रखिएगा, ये बिल्कुल सभी का सही है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज विद रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस मीथेन? कौन सी फसल ग्रीन हाउस गैस मीथेन के उत्सर्जन से संबंधित है? बताइएगा। गन्ना, धान, आलू, मूंगफली। हाँ, और मोदी जी ने उसको क्योटो बैन बनाया था, वाराणसी को बैन आपको याद आ रहा हो, ठीक है। वाराणसी की जुड़वा बहन कौन है? जी बिल्कुल, वाराणसी की जुड़वा बहन कौन सी बताइएगा। जी, यहाँ पे धान बिल्कुल सही है। जो धान है, धान पैडी, ये क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? धान या पैडी क्या ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। चलिए, धान में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? धान में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बताएंगे आप? धान में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बताएंगे आप? बहुत अच्छा, गाजीपुर, ठीक है। वहां की गाजीपुर है, ठीक है। बिल्कुल पर्यावरण आएगा भाई, बिल्कुल आएगा नेहा जी। जी, गाजीपुर आंसर सही था। बनारस की जुड़वा बहन कौन सी है? गाजीपुर, ठीक है। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 24। बहुत अच्छा रामकीर्ति जी, बहुत बढ़िया। सोनम जी, सोनम जी आपका आंसर नहीं सही है। अर्चना जी, धान में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो धान में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। गेहूं में कितने होते हैं? तब याद हो, गेहूं में मैंने बताया था 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। गेहूं में कितने होते हैं? 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। बहुत बढ़िया अवधेश जी, बहुत बढ़िया। आपने 48 डबल नहीं करना है, केवल बोला था मैंने जो 24 है इसको उल्टा कर दीजिए 42, ठीक है। याद करिए, याद करने का तरीका आपका गलत हो गया, ठीक है। 3 से 4 नंबर का मैथ आएगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन कर लेंगे आप, ठीक है। लगभग 35 क्वेश्चन है आज भी, ठीक है। एक और बताइएगा, गेहूं की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसका उपयोग हम लोग सूजी के लिए करते हैं? सूजी के लिए गेहूं की किस वैरायटी का उपयोग हम लोग सूजी के लिए करते हैं बताएंगे? जी, अब सही है। गेहूं की किस वैरायटी का उपयोग हम लोग सूजी के लिए करते हैं बताइएगा। जी विनोद कुमार जी, आप सही है, बहुत बढ़िया। गेहूं की किस वैरायटी का उपयोग हम लोग सूजी के लिए करते हैं? गन्ना, धान, सॉरी, इसका आंसर दे पहले आप। मैक्रोनी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीपक जी, रामकीर्ति जी। मैक्रोनी, कौन सा मैक्रोनी गेहूं है? मैक्रोनी। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो सिलेबस आपने देखा है, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन प्योर एग्रीकल्चर के हैं। प्योर एग्रीकल्चर का फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बताएंगे आप? बहुत बढ़िया रामकीर्ति जी, बहुत अच्छा याद कर रहे हैं आप। उम्मीद है मिठाई आप ही से मिलेंगे आप सबसे पहले, ठीक। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बताएंगे आप? वैश्विक तापमान में वृद्धि, वैश्विक तापमान में कमी, समुद्र जल तापमान में वृद्धि, ये तो सबका सही होगा, ठीक है। जल्दी से आंसर देंगे आप लोग इसका। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? जी, वैश्विक तापमान में वृद्धि, सबका सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जो बाबू टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं, यही आपके पॉलिटी वाले सेक्शन में आएंगे, ठीक है। जो आपको लग रहा है बाबू बाबू करा रहे हैं सर, ये बाबू वाले ही आएंगे, ठीक है। ये जब बाबू वाले खत्म हो जाएंगे, फिर हम 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट पे चलेंगे, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में बाबू वाले तत्वों को याद कर लीजिए, फिर इन्हीं से हम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य बताएंगे आप? ये सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ, ठीक है। धन्यवाद विजय जी, बिल्कुल सभी को पता है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य। अरे वाह, यहाँ पर लाइट बग रही है। सी, जी, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है जी, बिल्कुल सही। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? बिल्कुल सही, यहाँ का आंसर आपका 11 है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। 42वें संविधान संशोधन में 77 से 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। और इसको कहाँ से लिया था? इसको हमने यूएसएसआर से लिया था, याद रखिएगा। जो 86वां संविधान संशोधन है 2002, इसके द्वारा 11वां जोड़ा गया, याद रखिएगा। और किस आर्टिकल में? 51A में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बढ़िया। ये स्वतंत्र सिंह समिति की, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना किससे संबंधित है बताएंगे? जी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना किससे बताएंगे? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व। जी, आप जानते हैं ये आपका भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना किसमें है? फंडामेंटल ड्यूटी, बहुत बढ़िया, सभी का सही है। प्रस्तावना नहीं, 10 मिनट, ठीक है।
ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है, किसमें? फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन बी लगाया आपने, ठीक है, ओके। फंडामेंटल ड्यूटीज में याद रखिएगा, और ये नागरिकों को कर्तव्य दिए गए, ये 42वें संविधान संशोधन से जुड़े गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड अंडर विच अमेंडमेंट? मौलिक कर्तव्यों के संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा गया, बताएंगे आप? 41, 42, 43, 44? जी नहीं, अभी नहीं लेवल बढ़ाएंगे इसका, ठीक है भूमि जी, हम जानते हैं क्या आएगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड अंडर विच अमेंडमेंट? अभी हम तथ्यों को याद करा रहे हैं, बाद में फिर उनका लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। 42 का भी सभी का सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, सभी का सही, ठीक है, ये लगभग सभी का सही होगा, ठीक है। 76 अभी आपने देखा था इसका आंसर, लगातार सारी क्वेश्चन वहीं से उठा लिया गया। विच वन इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? ठीक है, डीपीएसपी से क्वेश्चन भर भर के, फिर से बता रहा हूं मैं, डीपीएसपी से क्वेश्चन भर भर के आएंगे, और आपका राष्ट्रपति से आएंगे, और थर्ड आपका है नगर पालिका से। एक 34 का स्क्रीनशॉट रख लीजिए, पॉलिटी से ये क्वेश्चन दबा के आएंगे, डीपीएसपी और आपका नगर पालिका, ठीक है, और आपका राष्ट्रपति, सॉरी संसद पूरा जोड़ देंगे, संसद 10 क्वेश्चन दबा के आएंगे। 33 का है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? बिल्कुल सही बात है, प्रेस की स्वतंत्रता ही मौलिक कर्तव्य नहीं, आर्टिकल 91 क्लॉज 19 क्लॉज 2 में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्मारकों की रक्षा 35 की जगह 55 हो गया, ठीक है। स्मारकों की रक्षा किस अनुच्छेद में, बताएंगे आप? 47, 48, 49, 50? जो हम स्मारकों की रक्षा करते हैं वो किस आर्टिकल में, बताएंगे आप? 47, 48, 49, 50? थर्टी 35 का भी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जानते हैं जो आर्टिकल 49 है, इसी में क्या हम कहते हैं, जो डीपीएसपी का भाग है, क्यों आप 48 लगा रहा है? स्मारकों की रक्षा कहाँ 48 में चलाया भाई? ठीक, नहीं 48 में नहीं होगा जी। जो आर्टिकल 49 है, इसी में राज्य द्वारा ये दायित्व दिया गया है, ठीक है, जो राष्ट्रीय महत्व, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व स्मारकों की रक्षा के लिए, ठीक है, और डीपीएसपी का भाग है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास का ये वाइंड अप करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना, तो ये जो नंबर दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हम पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा, ठीक है। और अभी भी सिलेबस देख के भी अंड बंड लोग पढ़ाएंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लोग अंड बंडी पढ़ाएंगे, ये वर्ड मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, जिस तरह पहले बोल रहा था। और बुक भी छपेंगे, अंड बंडी छपेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ के पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस हमारी फीस जो है 1590 है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हमने कभी भी इससे फीस कम नहीं की है, ठीक है। फीस इससे बढ़ेगी, ठीक, 48 घंटे बाद फिर से हमारी फीस 2000 हो जाएगी। और हाँ, जब जुलाई में अगर कोई लेने आएगा तो हो सकता है फीस हम तो भी हम 1500 ही रखें, इससे कम फीस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज इतना ही, कल फिर से मिलते हैं नई क्लास, तब तक एंजॉय करिए, अपना स्टे, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन पे कल से फिर से आप जिस तरह क्लासेस एप्लीकेशन हमारी चल रही थी, एप्लीकेशन पे सारी क्लासेस टाइम्स होगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एप्लीकेशन पे सारी क्लासेस टाइम्स होंगी, ठीक है। हो सके कल मैं आपके साथ जूम मीटिंग में रहूंगा, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो ग्रुप है उसमें आपको जूम मीटिंग का लिंक मिल जाएगा। कल उसका मैं, चंचल सर और मनोज सर, 3 लोग मिलेंगे आपको, और हर एक चीज़ पे जूम मीटिंग पे कल आपसे मैं मिलूंगा, ठीक है। तब तक के लिए